बेटा आज का टॉपिक हम लोग का ईस्ट है, बेकर इट्स वेस्ट। ठीक है। ईस्ट का जो बॉटनिकल नेम है सैकेरोमाइसीज है, इसका जो जीनस है वो सैकेरोमाइसीज है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, नीचे दिया हुआ है, क्लियर। इसके सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या लिख रखा है, तो किंगडम माइकोटा है। इसका जो किंगडम है वो माइकोटा है, यानी ये फंगस है, क्लियर। डिवीजन यू माइकोटा है, यानी डेवलप्ड फंगस का एक पार्ट है। इसका सब डिवीजन एक्सकोमाइकोटिना है। क्लास हाइमेनो एस्कोमाइसिट्स है, हेमी एस्कोमाइसिट्स है। और ऑर्डर इसका इंडोमाइसिटेल्स है और फैमिली सैकेरोमाइसिटेसी है। इसके बाद इसका जीनस आएगा जो दिया नहीं है, इसका जीनस सैकेरोमाइसीज है जो ऊपर दे रखा है। इसमें कई जातियां आती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सैकेरोमाइसीज इज कॉमनली नोन एज ईस्ट, याद रखिएगा। सैकेरोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहा जाता है, क्लियर। और इस जीनस के अंतर्गत लगभग 40 सेप्रोफाइटिक जातियाँ आती हैं। 40 सेप्रोफाइटिक जातियाँ आती हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन मीडिया रिच शुगर, ठीक है। ये चीनी वाले मीडियम में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे मीडियम में ये डेवलप होती हैं, ये शुगर लविंग होती हैं। सो इन्हें सैकेरोमाइसिस नाम में बता रहा है कि सैकराइड है इसमें, तो शुगर लविंग होती हैं। और ऑर्गेनिक मैटर वेजिटेबल ओरिजिन, क्लियर। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में ये डेवलप हो सकती हैं जो वेजिटेबल ओरिजिन का हो, यानी वो हमें वेजिटेबल से प्राप्त हुआ हो। आगे लिखा हुआ है ईस्ट आर कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ईस्ट का बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है बेटा, ईस्ट का बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी कॉमनली नोन एज बेकर्स ईस्ट यानी ब्रेवर्स ईस्ट, याद रखिएगा। इसका यूज जो होता है वो ब्रेविंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है एंड बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। यानी सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी का यूज हम लोग ब्रेड बनाने के लिए भी करते हैं, इसके अलावा हम अल्कोहल बनाने के लिए भी करते हैं। बिसाइड्स ईस्ट केक आर यूज एज फूड ऑन अकाउंट टू देयर प्रोटीन विटामिन कंटेंट्स, ठीक है। इसके अलावा यानी ईस्ट का यूज केक बनाने के अलावा हम इसको और चीज़ों के लिए ईस्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत अच्छा होता है और वाइटामिन वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी इज आल्सो यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम्स, याद रखिए। ये जो सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी है इससे कुछ एंजाइम्स भी प्राप्त किए जाते हैं। इससे हम लोग एंजाइम्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कौन से ये एंजाइम्स हैं, तो दो फेमस एंजाइम्स हैं, एक का नाम इन्वर्टेज है और दूसरे का नाम जाइमेज है। इन्वर्टेज एंड जाइमेज द हाई फर्मेंटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। ईस्ट के पास फर्मेंटेशन का बहुत अधिक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। यानी ईस्ट जो होता है वो ढेर सारे सबस्टेंसेस को फॉर्मेंट कर देता है, ठीक है। इस वजह से यह डिस्ट्रक्टिव नेचर का भी होता है, यानी कुछ खाने योग्य चीज़ें या वेजिटेबल योग्य चीज़ें जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं उसे नष्ट भी कर देता है। दे यूजली डिस्ट्रॉय सॉफ्ट चीज़, ये सॉफ्ट चीज़ को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, नष्ट कर देता है, या इसके मिलते जुलते ऐसे ही फूड को ये ख़त्म कर देता है। आगे द नंबर ऑफ एस्पोरोजिनस ईस्ट आर पैथोजेनिक। कुछ एस्पोरोजिनस जो ईस्ट होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए और कई तरह के इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट रीडिंग इसका जो है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है बेटा। ईस्ट का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ईस्ट की बनावट कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, इस पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द प्लांट बॉडी ईस्ट को प्लांट बॉडी मान रहे हैं क्योंकि सेल वॉल होता है। पहले के जो साइंटिस्ट थे उसको प्लांट मान के चल रहे थे। द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर, याद रखिएगा। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है बट समटाइम सेल्स रिमेन अटैच टू शॉर्ट चेन। कभी कभी होता क्या है, जब पर्याप्त मात्रा में इसको नॉरिशमेंट मिलता है, फूड मिलता है, तो ये तेज़ी से बडिंग करने लगता है और एक बड अभी अपने पेरेंट इससे अलग नहीं हुआ होता है, उसके पहले ही बड में भी बडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे लंबी सी चेन बन जाती है। तो ऐसी चेन जो होता है यानी शॉर्ट चेन वाले जो ईस्ट होते हैं इनको स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। द सेल्स आर एक्सट्रीमली वेरिएबल इन शेप बीइंग ग्लोबोस, ओवल, एलिप्टिकल, इलोंगेटेड एंड रेक्टेंगुलर। जो ईस्ट का सेल है उसके शेप चेंज होते रहते हैं, बदलाव होता है, अलग अलग तरह के ईस्ट का शेप दिखाई देते हैं। ये शेप कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ईस्ट गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है बेटा। द साइज ऑफ ईस्ट ऑफ सेल रेंज बिटवीन 6 to 8 माइक्रोमीटर। जो ईस्ट का जो साइज है वो 6 से 8 माइक्रोमीटर के बीच का है, ये इसकी लंबाई है। और जो इसकी मोटाई है वो 5 to 6 माइक्रोमीटर है। इंडिविजुअली इस सेल अपीयर हाईलाइन, अगर हम किसी एक इस सेल को देखेंगे तो इसका कोई विशेष रंग नहीं होता, लगभग पारदर्शी की तरह दिखता है,
फ्लूइड की तरह दिखता है, पानी की तरह। बट कॉलोनीज, अगर हम इसकी कॉलोनी को देखें तो अपीयर वाइट क्रीम कलर्ड। क्लियर? इसका जो रंग है वो सफ़ेद क्रीम कलर का होता है या टिंट विथ ब्राउनिश पिगमेंट, या भूरे रंग का दिखता है। सम टाइम कॉलोनीज आर ब्रिलियंटली कलर्ड। कभी कभी कुछ इसकी कॉलोनियाँ ऐसी होती हैं जो चटक रंग वाली होती हैं और सुंदर दिखाई देती हैं। द इस सेल इज सराउंडेड बाई डिस्टिंक्ट थिन एंड फॉर्म सेल वॉल। याद रखिएगा, इसकी जो सेल है वो चारों ओर से एक कठोर सेल वॉल से घिरी होती है। सेल वॉल तो पतला होता है लेकिन कठोर होता है, जो मुख्य रूप से काइटिन का बना होता है, विच इज चीफली कंपोज ऑफ काइटिन। बिसाइड काइटिन, काइटिन के अलावा सेल वॉल जो है इसका, उसमें कुछ और सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, काइटिन के अलावा इसके सेल वॉल में कुछ और सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो लिख रखा है नीचे कि काइटिन के अलावा इसमें पॉलीसैकेराइड होता है, और पॉलीसैकेराइड किसी का बना होता है? तो ग्लाइकोजन का और मैनन का बना होता है। यानी ईस्ट के वॉल में काइटिन के अलावा जो पॉलीसैकेराइड है वो ग्लाइकोजन और मैनन का बना हुआ है। इसके अलावा इसमें लिपिड्स, प्रोटीन, फॉस्फेट पाया जाता है। लेकिन ईस्ट में पूर्ण रूप से सेलुलोज नहीं पाया जाता, सेलुलोज अब्सेंट होता है इसमें। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, जैसे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील्स दैट, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी है वो बताती है, ठीक है, दैट द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। यानी जो सेल वॉल है उसमें 2 लेयर होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। द आउटर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर इज अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर। जो बाहरी लेयर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा होता है और इसकी मोटाई जो होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। जबकि इनर जो लेयर होता है वो फेब्रिलर होता है, माइक्रो फेब्रिलर होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो भी 2 माइक्रोमीटर ही होती है। बट इन सम स्पीसीज दैट इज Saccharomyces cerevisiae, the cell wall is relatively thick। याद रखिएगा, सेल वॉल मोटा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, इसके सेल वॉल में 3 लेयर्स पाए जाते हैं। द आउटर लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ मैनन प्रोटीन। इसका जो आउटर लेयर है वो मैनन का बना होता है, एंड सम काइटिन, और कुछ काइटिन का बना होता है। द मिडिल लेयर ऑफ ग्लूकन। ठीक है, इसके बीच की परत जो होती है वो ग्लूकन की बनी होती है बेटा। ये नीचे का जो डायग्राम में पास आउट हो रहा है ये स्यूडोमाइसोडियम है। हम लेयर की बात कर रहे हैं, मिडिल लेयर ग्लूकन का बना होता है। क्लियर? मिडिल लेयर जो इसका है वो ग्लूकन का बना होता है। एंड द इनरमोस्ट लेयर इज लेयर ऑफ प्रोटीन ग्लूकन। याद रखिएगा, इनरमोस्ट लेयर प्रोटीन और ग्लूकन का बना होता है। याद रखिए, इनर टू सेल वॉल, यानी सेल वॉल के भीतर की ओर, इसकी जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो सेल वॉल के भीतर की ओर अगर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो उसको, या प्लाज्मा लेमा कह दो। इज प्रेजेंट विच हैज अ सीरीज ऑफ सैलो। याद रखो, उसमें क्रम से, सैलो मतलब छिछला, इलोंगेटेड, लंबे लंबे पिट्स होते हैं, या बोल सकते हो इन्वेजिनेशन होते हैं। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, ठीक है, तो अंदर की ओर छिछले मतलब कम गड्ढे वाले लंबे लंबे पिट्स होते हैं। इन्वेजिनेशन मतलब भी गड्ढा ही होता है। ठीक है, द सेल इज रिच विथ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, ईस्ट के सेल में पर्याप्त मात्रा में कणिका युक्त साइटोप्लाज्म होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। ये कण कुछ और नहीं होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं। आगे, द वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म कंटेन ऑयल ड्रॉप्स। जो इसके पास वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है, ईस्ट के पास वैक्यूल्स है और उसमें ऑयल ड्रॉप्स हैं। ठीक है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म जो है उसमें ऑयल ड्रॉप्स हैं, ग्लाइकोजन बॉडीज़ हैं, वॉलिट्यून ग्रेन्यूल्स हैं, बिसाइड सेवरल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए, सेवरल ग्रेन्यूल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी। याद रखिएगा, द सेंटर ऑफ मैच्योर सेल ऑक्यूपाई अ लार्ज वैक्यूल। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कोशिका में सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, और इसकी एक मैच्योर कोशिका में बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, लिमिटेड बाई अ सिंगल वैक्यूल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, जो बड़ा सा वैक्यूल है वो चारों तरफ से वैक्यूलर मेम्ब्रेन से घिरा होता है बेटा। जैसे कि हम लोग सेल में पढ़े हुए हैं, वैक्यूल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ भी इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट ही कहा जाता है। द वैक्यूल कंटेन अ वाटरी सब्सटेंस एंड ग्रेन्यूल्स ऑफ पॉलीमेटाफॉस्फेट एंड लिपिड। याद रखिएगा, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है, जो सब्सटेंस है, वो ग्रेनुलर है, ग्रेन्यूल्स हैं, और फ्लूइड भी है, लिपिड भी है। ये कौन सा ग्रेन्यूल है बेटा? तो पॉलीमेटाफॉस्फेट है, इसको याद करिएगा, पॉलीमेटाफॉस्फेट है।
द वैक्यूलर सैप हैज सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो वैक्यूलर सैप है यानी वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसी की बात कर रहे हैं, उसमें कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्रोटीएजेज, राइबोन्यूक्लिएजेज, स्ट्रेजेज एक्सेट्रा। जैसे हमने क्या बोला, जो वैक्यूलर सैप है बेटा, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो प्रोटीजेज होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, राइबोन्यूक्लिएजेज होता है जो आरएनए को, राइबोन्यूक्लियोस, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है, और स्ट्रेज होता है जो कई तरह के एस्टर को डाइजेस्ट करेगा। अ माइन्यूट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच इज अटैच टू द वैक्यूल्स। याद रखिए, जो ईस्ट में वैक्यूल है उससे लगा हुआ एक छोटा सा केंद्रक होता है, उससे लगा हुआ एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। आगे, देयर इज मच कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। याद रखिएगा, अलग अलग वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है। किस संदर्भ में मतभेद है? तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के संदर्भ में मतभेद है। अकॉर्डिंग टू वैगर एंड पेंस्टन, इसने क्या बोला? द सेंट्रल वैक्यूल इज रियलिटी ऑफ वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस। इसने बता दिया 1910 में कि सेंट्रल वैक्यूल जो है वो वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस है, एंड द बॉडी एट इट्स वन साइड ऑफ न्यूक्लियोलस, और उसमें एक तरफ न्यूक्लियोलस है। क्लियर? द न्यूक्लियर वैक्यूल कंटेन नेटवर्क क्रोमेटिन थ्रेड्स। इसने बता दिया कि क्रोमेटिन थ्रेड का पूरा जाल है इसके पास। क्लियर? लेकिन एलेक्जोपोलस ने 1958 में इसे चेंज कर दिया। वॉज ऑफ ओपिनियन दैट द सेंटर ऑफ द वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस लाइज इन स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, उसने बता दिया क्या कि जो वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस है और मौजूद है एक छोटा सा न्यूक्लियोलस मौजूद है उसमें। द स्ट्रक्चर कनेक्टेड बाई वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। द स्ट्रक्चर कनेक्टेड बाई वैक्यूल इज सेंट्रोसोम। आज के बाद क्या कर रहा है? इस स्ट्रक्चर को विच रीमेन सराउंडेड बाई सेंट्रियोल एंड हेट्रोक्रोमेटिन, यानी अलग अलग जो उस समय के वैज्ञानिक थे उन लोगों ने अलग अलग राय देने की कोशिश किया। हाउएवर, आज के डेट की अगर हम लोग बात करें, हाउएवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवेल दैट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है उसने क्लियर कर दिया, बता दिया दैट द न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स बाई अ डिफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और जो वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ डिफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हैज़ नो कॉन्टैक्ट विथ वैक्यूल। याद रखिएगा, उसने बता दिया क्या, आज की जो स्टडी है उसने बता दिया क्या कि न्यूक्लियस चारों ओर से डिफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसके चारों तरफ इसके और वैक्यूल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। माइटोटिक डिवीजन इज इंट्रा न्यूक्लियर। याद रखिएगा, ईस्ट में जो माइटोसिस होता है, सूत्री विभाजन होता है, वो इंट्रा न्यूक्लियर होता है बेटा, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही डिवीजन हो जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीमेन इंटैक्ट। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती है, जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, ऐसा नहीं होता इसके में। इंटैक्ट ड्यूरिंग डिवीजन, यानी डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती है। At the time of division, a pair of spindle poles bodies develop on opposite side। याद रखो, पोल्स तो बनेंगे डिवीजन के समय, आप पोल्स तो बनेंगे, यानी स्पिंडल बॉडीज पोल बना लेगी। बिटवीन दीज टू स्पिंडल पोल बॉडीज इज एन इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा, इन दोनों पोल्स के बीच में न्यूक्लियस के अंदर ही इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, यानी दो पोल बाहर बनेंगे लेकिन इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। और ये किससे बनेगा? तो माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा। द स्पिंडल पोल बॉडीज सेपरेट ऑन अपोजिट पोल। स्पिंडल पोल बॉडीज सेपरेट एट अपोजिट पोल्स एंड डेवलप इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। ये दोनों पोल्स अलग होते हैं, जिससे दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। द न्यूक्लियस मॉस हाउएवर रिमेन सराउंडेड बाई न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियस के अंदर की संरचनाएं हैं, पदार्थ है, वो चारों ओर से न्यूक्लियर एनवलप से घिरा होता है। आगे बढ़ना बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसको आप देख सकते हैं आराम से। ये बडिंग का डायग्राम है। क्लियर? इसकी एक कोशिका है, ऊपर न्यूक्लियस दिख रहा है, बीच में एक इसका वैक्यूल है। अब जब इसे बड फॉर्म करना होता है तो आउटग्रोथ निकलता है, और आउटग्रोथ जब बड़ा होता है तो उसमें भी एक छोटा सा वैक्यूल बन जाता है। इसके साथ ही साथ जब न्यूक्लियस डिवीजन करता है तो एक न्यूक्लियस का एक हिस्सा बड में चला जाता है डिवीजन के बाद, और एक हिस्सा पेरेंट सेल के अंदर ही रह जाता है। एंड फाइनली बड जो होता है, डायग्राम नंबर डी में दिखाई दे रहा है, पेरेंट सेल से कट करके अलग हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का रिप्रोडक्शन